हेलो एस्पायरेंट। आज है 26 जून और आज हम पीआईबी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे वो प्रीलिम्स के क्वेश्चन हो या मेंस के लिए हो या किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन हो जो वहाँ से पूछे जा रहे हैं, उनको हम उसी तरह से देखने की कोशिश करेंगे। आज प्रधानमंत्री जी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके ऊपर प्रेस विज्ञप्ति निकाली गई। उन्होंने जो ट्वीट किया उसके ऊपर एक क्या होता है, प्रेस विज्ञप्ति निकलती है पीआईबी में। तो हमारे लिए ये न्यूज़ ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये है कि जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में स्टैटिक जानकारी थोड़ी ले लें। जैसे उनका जन्म, अगर हम देखें कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का जन्म जन्म कब हुआ, 27 जून 1838 बंगाल। एक चीज़ ये इन्फॉर्मेशन मिल गई हमें। यहाँ से क्या मिला कि उनका जन्म कब हुआ है, 27 जून 1838 बंगाल को हुआ है। फिर आगे देखेंगे कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक गीत की रचना की, तो वंदे मातरम गीत की रचना की बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। और यही इसकी 150वीं वर्षगांठ है, यानी इसी साल क्या हुआ है कि वंदे मातरम का 150वीं वर्षगांठ मनाई गई है। उन्होंने एक उपन्यास लिखा, उसका नाम है आनंद मठ उपन्यास। उन्होंने कब लिखा, 1882 में लिखा। और इसी में जिसमें वंदे मातरम गीत को शामिल किया गया, यानी वंदे मातरम गीत किस उपन्यास में है, तो आनंद मठ में है। यह उपन्यास जो आनंद मठ लिखा गया है, उन्होंने सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर आधारित करके लिखा है। यानी आनंद मठ उपन्यास किस विद्रोह की पृष्ठभूमि पर आधारित है, तो वह है सन्यासी विद्रोह की। आगे देखेंगे कि जो वंदे मातरम है, इसका पहली बार राजनीतिक मंच पर 1896 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया। यानी वंदे मातरम को पहली बार गाया किसने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। लिखा किसने, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ये याद रखना है। आगे पहली बार कब गाया गया, तो गाया गया 1896 के कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में। और जो वंदे मातरम है, इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा 24 जनवरी 1950 को मिला। यानी राष्ट्रीय गीत के रूप में इसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, ना कि 26 जनवरी। अब इनकी कुछ और रचनाएं हैं, जैसे दुर्गेश नंदनी, कपाल कुंडला, देवी चौधरानी, यह भी सन्यासी विद्रोह और महिला शक्ति से प्रेरित उपन्यास है। बंग दर्शन इनकी एक क्या है, पत्रिका है। तो ये याद रखना है हमें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय से रिलेटेड स्टैटिक जानकारी में। अगर हम क्वेश्चन देखें कि कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो अगर यूपीएससी या पीसीएस के किसी भी एग्जाम में इसी तरह से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय उनकी रचनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन क्या बनाया गया कि उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ की पृष्ठभूमि नील विद्रोह पर आधारित है। आगे, उनके बंग दर्शन उन्होंने बंग दर्शन नामक मासिक पत्रिका शुरू की, तो ये पृष्ठभूमि किस पे थी, नील नहीं सन्यासी पे थी, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगला, बंग दर्शन नामक, तो ये सही है। अगला, वंदे मातरम को पहली बार 1911, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही बचेगा, बच्चा केवल दो सही बचेगा। अगला कोई क्वेश्चन अगर डायरेक्ट मिले कि हाल ही में चर्चा में रहे वंदे मातरम गीत की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई, तो भैया 150वीं मनाई गई। आगे देखेंगे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित उपन्यास देवी चौधरानी में किस ऐतिहासिक विद्रोह का वर्णन है, तो इसमें सन्यासी विद्रोह का वर्णन है। अगला, मेंस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे क्वेश्चन क्या सेट किया जा सकता है कि जो 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण और राष्ट्रवादी चेतना, यानी 1800 से लेके 1800 से 1900 के बीच में जो राष्ट्रवादी आंदोलन की प्रगति थी, यानी पुनर्जागरण जो हुआ और राष्ट्रवादी चेतना का जो विकास हुआ, उसके जगाने में साहित्यिक रचनाओं की भूमिका अगड़ी थी। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के विशेष संदर्भ में इस कथन का मूल्यांकन, यानी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने कौन कौन से, देवी चौधरानी, आनंदमठ नामक उपन्यास लिखे। तो ये उपन्यास जो है सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर आधारित थे। तो क्या कह रहा है कि जो इन्होंने उपन्यास में ये जो पृष्ठभूमि ली है, इस पृष्ठभूमि ने कैसे पुनर्जागरण और राष्ट्रवादी चेतना को आगे बढ़ाया है, इसके बारे में मेंस का ये क्वेश्चन लिखने की आप कोशिश जरूर करिएगा एक बार। भले ही सिनॉप्सिस बना के छोड़ दीजिएगा कि ये पॉइंट, ये पॉइंट हम इस क्वेश्चन में लिखेंगे, पर करिएगा जरूर। अगली प्रेस विज्ञप्ति क्या निकली, अगली निकाली गई कि आज राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज को श्रद्धांजलि दी मोदी जी ने। तो हमारा काम ये नहीं, न्यूज इन्फॉर्मेशन तो किसी काम की नहीं, स्टेटिक का काम होता है, जो छत्रपति साहू जी महाराज से रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे छत्रपति साहू जी महाराज, जिन्हें राजर्षि साहू जी महाराज भी कहा जाता है। अब इनका जन्म 1874 में, महाराष्ट्र की कोल्हापुर रियासत, ठीक है। आगे देखेंगे इनके राजर्षि की उपाधि, तो इन्होंने राजर्षि की उपाधि जो है कानपुर की कुर्मी छत्री सभा द्वारा सामाजिक कार्यों से प्रभावित होकर दी गई थी। यानी राजर्षि की उपाधि किसने दी, तो कानपुर की कुर्मी छत्री सभा ने दी। अब इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें आरक्षण का जनक कहा जाता है। क्यों, क्योंकि 1902 को कोल्हापुर में पिछड़े और वंचित वर्गों के लिए उन्हें 50% आरक्षण लागू किया था।
ये हमें जानकारी लेनी। तो इन्हें क्या आरक्षण का जनक किसे राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज को कहा जाता है। आगे देखेंगे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ उनका क्या संबंध रहा। संबंध कह रहा है कि जो उच्च शिक्षा हुई उन्हें मूकनायक समाचार पत्र की शुरुआत की, यानी अम्बेडकर की उच्च शिक्षा के लिए, तथा अम्बेडकर द्वारा कौन सा पत्र चालू किया गया तो था मूकनायक। उसकी शुरुआत के लिए वित्तीय सहायता दी थी इन्होंने, इसलिए इनका इनके साथ संबंध है। आगे देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं। अब क्या-क्या चीज़ें हैं, जैसे क्वेश्चन सेट किया गया कि राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। वह ब्रिटिश भारत में कोल्हापुर रियासत के शासक थे, आगे बिल्कुल सही बात है। उन्होंने अपने प्रशासन में पिछड़े वंचित वर्गों के लिए मैंने बताया आरक्षण के जनक ही थे। डॉक्टर बी अम्बेडकर द्वारा शुरू किए गए मूक नायक समाचार पत्र को उन्होंने वित्तीय सहयोग प्राप्त किया, बिल्कुल सही बात है। इसके कौन सा सही, सारे सही हैं। आगे देखेंगे, अगर कभी पूछे कि भारत में पहली बार आधिकारिक तौर पर वंचित और पिछड़े वर्गों के लिए नौकरियों में आरक्षण की नीति लागू करने वाले पहले शासक, तो पहले शासक थे छत्रपति साहू जी महाराज, ये याद रखिएगा। प्रतिवर्ष 26 जून को राजर्षि छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई जाती है। उन्हें राजर्षि की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई, तो कानपुर की कुर्मी क्षत्रिय सभा के द्वारा प्राप्त की गई थी। ये मेंस का क्वेश्चन है, इसको मैं नहीं पढ़ा, आप इसको देख लीजिएगा एक बार जरूर, या अपनी नोटबुक में जहां पर आप आंसर लिखते हैं वहां पे नोट करके रख लीजिएगा। फिर जब आप स्टैटिक का पोर्शन पढ़ेंगे पूरा छत्रपति साहू जी महाराज के बारे में, मराठाओं के बारे में, फिर इस क्वेश्चन का आंसर आप लिखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न विज्ञप्ति का है, अगला आया कि जो नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू जी हैं, उन्होंने वाराणसी में क्या किया, पहली इजी कनेक्ट उड़ान का शुभारंभ किया है। एक तो पहली है इसलिए और इम्पोर्टेंट है। आगे देखेंगे कि अब ये उड्डयन मंत्री हैं, तो ये जो इजी कनेक्ट उड़ान बनाई गई है, ये हब एंड स्पोक मॉडल पे बनाई गई है। तो अब समझ ले, बार बार एक चर्चा आती रहती है कि हब एंड स्पोक मॉडल क्या होता है। हब एंड स्पोक मॉडल क्या होता है, तो हम देखेंगे कि जो हब होता है ये क्या होता है, एक मुख्य केंद्रीय हवाई अड्डा बनाया जाता है, यानी एक सेंटर में इसे हब बना दिया। हम कहते हैं ना कि ये हब है, जैसे क्या कहते हैं दिल्ली को कि दिल्ली यूपीएससी का हब है, वैसे ही इलाहाबाद क्या है, यानी प्रयागराज, प्रयागराज क्या है, पीसीएस का हब है। तो ऐसे हब बना गया, एक सेंटर हो गया, तो एक मुख्य केंद्रीय हवाई अड्डा बना दिया गया जहां से अंतरराष्ट्रीय उड़ानें संचालित होती हैं, ठीक है। अब स्पोक क्या है, स्पोक है छोटे या टियर 2 या टियर 3 शहरों में हवाई अड्डे बनाए जाएंगे जो यात्रियों को सीधे मुख्य हब से जोड़ते हैं, यानी अब इसी के इर्द गिर्द क्या बनाए जाएंगे, छोटे छोटे हवाई अड्डे बनाए जाएंगे जो इनसे जुड़े हुए होंगे। तो बस यही हब एंड स्पोक मॉडल है। अगर देखें कि इजी कनेक्ट क्या है, इजी कनेक्ट की विशेषता क्या है, इस मॉडल के तहत अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए चेक इन, इमिग्रेशन और कस्टम यानी सीमा शुल्क की सभी औपचारिकताएं स्पोक हवाई अड्डे जैसे वाराणसी पे ही पूरी कर ली जाएंगी। यानी अब उनको अपनी जो भी जरूरतें होंगी, कोई यात्री आया अगर, तो उसे यह नहीं होगा कि उसे हब पे जाना पड़ेगा, यानी जो आपका सेंट्रल वाला हवाई अड्डा है वहां नहीं जाना पड़ेगा, जो भी आप स्पोक बेस्ड हवाई अड्डे हैं वहीं पे सारी जरूरतें पूरी कर दी जाएंगी, यानी जितने भी काम हैं वहीं पर हो जाएंगे, यही है। अब आगे क्या देखेंगे, आगे हम सीधे मिलेंगे, इसमें देखेंगे कि सीधा क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि जो चर्चा मेरे हब एंड स्पोक मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आगे, अब इस मॉडल के तहत टियर 2 और टियर 3 शहरों के यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए प्रस्थान संबंधी सभी औपचारिकताएं अपने स्थानीय हवाई अड्डे पर पूरी करने की सुविधा मिलती है। ये बात बिल्कुल सही है। अगला, इसका उद्देश्य क्या है, 2030 तक भारतीय यात्रियों के लिए और 2047 तक दुनिया के लिए भारत को एक पसंदीदा विमानन केंद्र बनाना है। तो ये बात कहाँ पर है, इसका लक्ष्य जब आप पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, लक्ष्य और समय सीमा। तो 2030 तक क्या लक्ष्य दिया गया, लक्ष्य दिया गया कि भारत को पसंदीदा विमानन केंद्र बनाना, ठीक है। आगे 2047 तक क्या है, दुनिया के लिए पसंदीदा विमानन केंद्र बनाना। तो ये भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा और ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अगर ये देखें कि जून 2026 में उड्डयन मंत्री ने भारत की पहली इजी कनेक्ट उड़ान का शुभारंभ किस शहर से किया, तो वाराणसी से किया, ये याद रखना है, ये पूछा जा सकता है। विमानन क्षेत्र में हब एंड स्पोक रणनीति, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता क्योंकि बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं एग्जाम में। आगे देखेंगे कि अगला प्रेस विज्ञप्ति का है, अगला आया कि केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल जी ने क्या किया, भारत और ब्रिटेन के बीच कौन सा समझौता, CETA, ये क्या हुआ है, समझौता एक। अब देखो CETA का क्रियान्वयन यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता माना जा रहा है। क्यों, क्योंकि 15 जुलाई 2026 से प्रभावी होगा, अभी प्रभावी नहीं हुआ है। और आगे क्या देखेंगे इसमें, आगे ये देखेंगे कुछ चीजें जैसे कि भारत ब्रिटेन व्यापार का इतिहास देखते हैं कि स्टैटिक पार्ट में कैसे है। जैसे ब्रिटेन कब आया, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1600 ईस्वी में आई व्यापार के उद्देश्य से, ठीक है। आगे क्या लिखा कि इसने क्या किया, ब्रिटिश काल के दौरान भारत को मुख्य रूप से कच्चे माल का निर्यातक बना दिया और तैयार माल का क्या बना दिया, आयातक बना दिया। अब आगे देखेंगे कि जो CETA FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का ही एक रूप है,
होता क्या, भारत ने हाल के वर्षों में यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी इसी तरह का सेपा यानी ईसीटीए समझौते किए, यानी इसी तरह के जो एक सीटीए क्या है, अगर कभी पूछे सीटीए या सीपीए, सिपा, एक्टा, ईसीटीए, ये सब क्या एक तरह के एफटीए हैं। अभी हाल ही में भारत द्वारा किसके साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ और यूएई के साथ साझे भी किए जा रहे हैं ऐसी चीजें। अब क्या कह रहे हैं, जो सीटीए के बारे में उनके कथनों पर क्या करना है, विचार कीजिए। क्या कह रहे हैं, यह समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच इतनी वृद्धि का अनुमान लगाता है। कार्यरत पेशेवर और सामाजिक सुरक्षा से, ये क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जा सकता। फिर भी आप बोलेंगे कि अब मैंने क्यों सेट किया। मैं इसलिए सेट किया कि जब भी आप ये पढ़ेंगे पीडीएफ, तो उसके बेस पे आप क्वेश्चन करने का ट्राई कीजिए, ताकि आपको ये पता चल सके कि हमारा रिकॉल पावर कितनी है, कि हम कुछ चीज़ें पढ़ रहे हैं तो उससे क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है, क्योंकि हम तुरंत पढ़ेंगे और तुरंत ही क्वेश्चन नहीं बनता कभी कभी। इसलिए बाकी ये क्वेश्चन आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इतना फैक्चुअल कोई भी क्वेश्चन नहीं आता कि इतने पाउंड की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। एक क्वेश्चन ये पूछा सकता है कि जो भारत और ब्रिटेन के बीच है, ये समझौता जो है किस तिथि से लागू होने जा रहा है, तो ये कब से लागू होगा, तो ये होगा 15 जुलाई 2026 से। ये क्वेश्चन चाहे पीसीएस हो या कोई भी वनडे एग्जाम हो, वहां पे पूछा जा सकता है। अगला, कि जो पीयूष गोयल जी ने क्या किया, भारतीय उद्योगों को लाभ पहुंचाने के लिए कितने सलाहकार कर्मियों की तैनाती की, तो ये तो साफ साफ पता है 1000 की, क्योंकि ये सीधा जब आप वही प्रेस विज्ञप्ति पढ़ेंगे तो वहां पे सीधा लिखा हुआ है। अब आइसलैंड में क्या हुआ है कि एपिडा ने पहली बार आमों का प्रसार कार्यक्रम आयोजित किया है। तो मैंने कल आमों से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको पढ़ाई थी। अब उसी में आमों से रिलेटेड कुछ और हैं, जैसे अल्फांसो आम कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। जर्दालू कहाँ है, क्या बिहार का है, इसे जीआई टैग भी मिला हुआ है। अब लक्ष्मण भोग और खिरसा पाती कहाँ का है, हिमसागर, इसको कहते हैं पश्चिम बंगाल का। केसर आम कहाँ है, गुजरात के गिर क्षेत्र में। तो ये कुछ आमों की प्रजातियां हैं, कल भी पढ़ाया था, आज भी आप देख लीजिएगा। आगे कुछ चीज़ें देखेंगे एपिडा से रिलेटेड, मैंने कल भी पढ़ाया था, आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ। किसकी स्थापना संसद के एक अधिनियम के तहत हुई है। दिसंबर 1985 में स्थापना की गई, 1986 से इसने कार्य करना शुरू कर दिया। किस मंत्रालय में आता है, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में आता है। आपको क्या याद रखना है कि किस मिनिस्ट्री में काम करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में काम करता है, ये याद रखना है। अब इसका काम क्या है, इसका काम है कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात को बढ़ावा देना। अब भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, आम है। आम का किस वन से, तो आम है मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा इंडिका ये आम का क्या है, बॉटनिकल नेम है, ये याद रखना है। आगे क्या देखेंगे, आगे ये देखेंगे कि जो भारत तो हाल ही में आइसलैंड में आयोजित भारतीय आम प्रोत्साहन कार्यक्रम है, उसके संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो आइसलैंड की राजधानी क्या है, रिक्याविक। इससे एक चीज याद होगी कि आइसलैंड की राजधानी रिक्याविक में पहली बार भारतीय आमों का प्रसार कार्यक्रम आयोजित किया गया, बिल्कुल सही बात है। अब इस कार्यक्रम का सह आयोजन एपीडा द्वारा किया गया, ये भी सही बात है, एपीडा का जिक्र ही मैंने किया। अब एपीडा क्या कह रहे हैं, किसान मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत काम करता है। तो इसमें कौन कौन सा सही है, पहला और दूसरा सही है। आगे देखेंगे कि एपिडा ने पहली बार किस यूरोपीय देश में भारतीय आमों के लिए प्रोत्साहन कार्यक्रम आयोजित किया, तो आइसलैंड में किया। आगे एपिडा भारत सरकार के किस मंत्रालय में काम करता है, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। यहाँ पे कृषि एवं किसान नहीं मानना है, न तो खाद्य एवं प्रसंस्करण मानना है, ये याद रखना है कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है। अगली प्रेस विज्ञप्ति का ही अगली है कि गृह एवं सहकारिता मंत्री जो है अमित शाह जी ने, इन्होंने क्या किया कि एक भारत टैक्सी नामक सहकारिता सेवा शुरू की। अब ये क्या थी, ये भारत जो भारत टैक्सी नामक टैक्सी सेवा शुरू की गई है, यह किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो सारथी ही मालिक के सिद्धांत पर कार्य करती है। ये याद रखना है कि सारथी ही मालिक सिद्धांत किससे रिलेटेड है, तो भारत टैक्सी सेवा से रिलेटेड है। अब क्या कहता है, इस मॉडल कहता है टैक्सी चालक केवल सेवा प्रदाता नहीं बल्कि प्लेटफॉर्म के सहभागी और स्वामी भी हैं। अगला, यह प्रधानमंत्री के सहकार से समृद्धि के विजन को बढ़ावा देगा, ठीक है। अब यह क्या क्या, इसका आधिकारिक शुभारंभ 27 जून 2026 को गांधीनगर के महात्मा मंदिर कन्वेंशन और एग्जीबिशन सेंटर से किया जाएगा। यह याद रखिएगा कि इसका शुभारंभ कहाँ से है, तो गुजरात से। अब क्या कह रहे हैं, जो सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड है, भारत की 8 प्रमुख सहकारी संस्थाओं के सहयोग से निर्मित एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसमें इफको, नाफेड, एनसीडीसी, अमूल, तो ये सारी संस्थाएं मिलकर चलाती है। तो ये नहीं याद रखना कि कौन कौन से संस्थाएं, इसका कोई काम नहीं, बस याद रखना है कि कहाँ से शुरू हुआ। आगे देखेंगे कि सहकारिता से संबंधित क्या इतिहास रहा है, यानी 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा क्या हुआ, सहकारी समितियों का संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब इसी के साथ में एक मूल अधिकारों में संशोधन किया गया, वो था अनुच्छेद 19 एक। इसके तहत क्या किया गया कि सहकारी समितियां बनाने का अधिकार दिया गया, और अनुच्छेद 43 बी में क्या किया गया, सहकारी समितियों को बढ़ावा दिया गया। अनुच्छेद 43 बी किससे रिलेटेड है, डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से रिलेटेड है। अब सहकारिता से संबंधित एक नया भाग संविधान में जोड़ा गया, कौन सा भाग था, भाग 9 बी। तो याद रखना 9 बी किससे रिलेटेड है, वो सहकारिता से रिलेटेड है। इसी के लिए एक नया मंत्रालय बनाया गया, वो जुलाई 2021 में क्या बनाया गया, सहकारिता मंत्रालय बनाया गया। और इसके पहले मंत्री कौन बने, श्री अमित शाह जी बने। आगे देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे, भारत टैक्सी सेवा के संदर्भ में, तो सारथी मालिक के सिद्धांत पर कार्य करता है, बिल्कुल सही बात है। अब इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म को निर्मित करने में नाबार्ड, अमूल,
इतनी संस्थाओं का, तो सही है, क्योंकि मैंने आपको बताया याद नहीं रखनी, बस आप एक बार पढ़ लेंगे तो याद रहेगा कि हाँ ये इन संस्थाओं ने काम किया। आगे देखेंगे कि संविधान का अनुच्छेद 43 भी जो है इसके गठन को बढ़ावा देता है, बिल्कुल सही बात है, तो गठन को बढ़ावा देता है। अब इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर सारे सही हो जाएंगे। अगला देखेंगे कि जून 2026 में अमित शाह जी ने क्या किया, देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी भारत का आधिकारिक शुभारंभ कहाँ से किया, तो गुजरात से किया। अब ये जो टैक्सी सेवा है ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो सारथी ही मालिक के सिद्धांत पर कार्य करती है, ये ध्यान दे लेंगे। आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण से संबंधित एक आर्टिकल पब्लिश हुआ। हुआ क्या कि जो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण से संबंधित हमें स्टैटिक जानकारी लेनी है, उसका काम आएगा। अब क्या है कि जैव विविधता अधिनियम 2002 इसकी धारा 38 क्या कहती है, केंद्र सरकार को यह अधिकार देती है कि वह संबंधित राज्य सरकार से परामर्श करके किसी भी ऐसी प्रजाति को संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में अधिसूचित कर सकती है जो विलुप्त होने के कगार पर है या भविष्य में विलुप्त हो सकती है। यानी जैव विविधता अधिनियम, जिसे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट कहते हैं, इसको 2002 में क्या है, इसमें केंद्र सरकार को पावर दी गई है कि केंद्र सरकार किसी भी प्रजाति को विलुप्त होने के कगार पर भविष्य में विलुप्त हो सकती है इसके आधार पर के संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में अधिसूचित करेगी। यानी अधिसूचित कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी, ये जानकारी याद रखनी है। अब क्या करें, केंद्र सरकार इन शक्तियों को राज्य सरकारों को भी सौंप सकती है। आगे देखेंगे कि जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना 2024 से 30 का एक विजन रखा गया है। इसमें क्या कहा गया है, और कुमलिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचे के लक्ष्यों को पूरा करने में बढ़ावा देना है। आगे अगर हम देखेंगे कुछ चीजें, तो जैसे राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण क्या है, एक वैधानिक स्वायत्त निकाय है, यानी वैधानिक है, और इसकी स्थापना 2002 के एक्ट के तहत हुई है। इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में है। यानी राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है, तमिलनाडु। अब ये क्या है, एक त्रिस्तरीय संरचना है, तो याद रखना है कैसे संरचना है, त्रिस्तरीय। अब इसमें राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण है, और राज्य स्तर पर अगर देखोगे तो राज्य जैव विविधता प्राधिकरण आएगा, स्थानीय स्तर पर क्या आएगा, जैव प्रबंधन समिति आएंगी, बीएमसी आती है। ये हो गया। आगे क्या लिखा, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय 1992 के सीबीडी का एक हस्ताक्षरकर्ता देश, यानी भारत जो है 1992 में जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय का जो सम्मेलन, उस पर हस्ताक्षरकर्ता देश के रूप में भारत शामिल है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं कैसा पूछा जा सकता है। जैसे जैव विविधता अधिनियम 2002 में के संदर्भ में बताना है, क्या बताना है कि धारा 38 जो है क्या बताते हैं, केंद्र सरकार को राज्य सरकारों के परामर्श पर किसी भी संकट, बिल्कुल सही बात है, अधिसूचित कर सकते हैं, केंद्र ही करेगी। आगे देखेंगे भारत में जैव विविधता प्रबंधन के लिए त्रिस्तरीय संस्थागत संरचना है, बिल्कुल है। आगे क्या कहता है कि हालिया आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक जानवरों की तुलना में पौधों के संकटग्रस्त प्रजातियों की सूचित संख्या अधिक है, तो यह गलत बात है। क्या कह रहा है कि पौधों की संकटग्रस्त प्रजातियों को अधिक अधिसूचित किया गया है जानवरों की तुलना में, नहीं, पौधों जानवरों की ही प्रजातियां अधिक अधिसूचित हैं। तो पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। अगला देखेंगे कि जो अधिनियम है इसके तहत केंद्र सरकार को संकटग्रस्त प्रजातियां किस एक्ट के तहत, तो किस सेक्शन के तहत, तो धारा 38 के तहत। आगे देखेंगे जैव प्रबंधन प्राधिकरण से रिलेटेड क्या है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय चेन्नई यानी तमिलनाडु में। अगला आर्टिकल देखते हैं कि औषधि नियमावली 1945 से संबंधित कुछ पब्लिश किया गया। क्या हुआ कि इससे रिलेटेड एक फॉर्म 11 है, तो कभी सीधा पूछ ले फॉर्म 11 किससे रिलेटेड है, तो जांच, टेस्ट या विश्लेषण के उद्देश्य से दवाओं के आयात के लिए दी जाने वाली अनुमति या लाइसेंस को आमतौर पर फॉर्म 11 के नाम से जाना जाता है। ये इन्फॉर्मेशन जरूरी है जो याद रखना है कि कभी सीधा पूछा जा सकता है फॉर्म 11 किससे रिलेटेड है। आगे देखेंगे कुछ चीजें जैसे कि औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940। अब ये क्या कहता है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 क्या कहता है कि भारत में दवाओं के निर्माण, आयात, वितरण और बिक्री को विनियमित करने वाला मुख्य मूल कानून है। यानी निर्माण को भी देखता है, आयात को भी देखता है, वितरण भी देखता है, बिक्री भी देखता है। अब क्या कहता है, ठीक है, इसमें एक चीज याद रखना है कि जांच नहीं है, निर्माण, आयात, वितरण, बिक्री पर यानी कि जांच का अधिकार है, जांच इस एक्ट के तहत नहीं होता, ये याद रखेंगे हम। आगे बढ़ेंगे, क्या कहता है, फार्मास्यूटिकल हब के रूप में भारत, तो भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है, भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है, और मात्रा के हिसाब से भारत वैश्विक स्तर पर दवाओं का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, और जबकि जेनेरिक दवाओं के मामले में भारत अग्रणी निर्यातक देश है। ठीक है, अब इसी एक्ट के बारे में क्वेश्चन सेट किया गया, क्या बनाया गया कि जांच और परीक्षण के लिए दवाओं के आयात की अनुमति के लिए सरल बनाने के लिए एंग्लोनियन बेस्ड प्रणाली का प्रस्ताव किया गया है। इस पर और नहीं, ये क्वेश्चन आप मत देखिएगा, इस क्वेश्चन का कोई काम नहीं, ये मैंने ऐसे ही सेट कर दिया, पर इस क्वेश्चन का कोई उद्देश्य नहीं कि क्वेश्चन कभी पूछा जा सके। अब यहाँ पे फॉर्म 11 से रिलेटेड क्वेश्चन बनाना था तो मैंने बना दिया, बस आप बस ये ध्यान रखना है कि फॉर्म 11 किससे रिलेटेड है, वो है चिकित्सा क्षेत्र में किससे रिलेटेड, लाइसेंस से रिलेटेड। तो बस याद रखना कि फॉर्म 11 किससे रिलेटेड है, चिकित्सा क्षेत्र में लाइसेंस से रिलेटेड। आगे देखेंगे कि फॉर्म 11 किससे रिलेटेड है,
तो औषधि नियमावली 1945 के तहत फॉर्म 11 उसी से रिलेटेड चिकित्सा क्षेत्र में लाइसेंस से संबंधित। आगे देखेंगे, अगले आर्टिकल में देखेंगे कि व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया है, कुछ संशोधन किए गए हैं। जैसे कुछ चीज़ें याद रखनी है यहाँ पे, जैसे फीफा, फीफो या फेफो, अब इसका फुल फॉर्म देखना है। फीफो का फुल फॉर्म क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आए वो पहले इस्तेमाल हो। फेफो का मतलब क्या है, फर्स्ट एक्सपायर्ड फर्स्ट आउट, जिसकी एक्सपायरी पहले हो वो पहले इस्तेमाल हो। यानी इनका फुल फॉर्म याद रखना है, कभी भी एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है कि फीफो का फुल फॉर्म बताओ, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फेफो का फर्स्ट एक्सपायर्ड फर्स्ट आउट, ये हो गया। आगे आगे क्या देखेंगे, एक फसाई संस्था बनाई गई है। अभी फसाई संस्था से रिलेटेड क्या देखेंगे कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण नाम की ये जो संस्था है, ये एक वैधानिक संस्था है। आगे इसकी स्थापना अधिनियम 2006 के तहत हुई, यानी खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत इसकी स्थापना की गई है, और ये एक वैधानिक संस्था है। अब ये किस मंत्रालय में काम करती है, तो ये मंत्रालय काम करते हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत काम करती है। देखो यहाँ पे खाद्य सुरक्षा लेके तो कभी भी हमें ये नहीं सोचना है कि कृषि से रिलेटेड हो सकती है, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय से रिलेटेड हो सकती है, नहीं, ये रिलेटेड किससे है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से रिलेटेड है, ये याद रखेंगे, ठीक है। आगे अगर इसी पे देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको देखिए कि हाल ही में अधिसूचित नियमों के अनुसार खाद्य व्यवसाय में प्रयुक्त होने वाले शब्द फेफो का पूर्ण रूप क्या है, तो फेफो का पूर्ण रूप क्या है, फर्स्ट एक्सपायर्ड फर्स्ट आउट, फर्स्ट एक्सपायर्ड फर्स्ट आउट। अब यहाँ पे कह दिया फास्ट एक्सपायर्ड फास्ट आउट, गलत। फूड एक्सपायरी फूड आउटपुट, गलत। फाइनेंशियल एक्सपायरी फूड आउटपुट, गलत। अब इसी के तहत ये पूछा गया कि जो फसाई संस्था है ये किस मंत्रालय के तहत कार्य करती है, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। अगला आर्टिकल क्या है, जन विश्वास कानून से रिलेटेड। जन विश्वास कानून का मतलब क्या है कि व्यापार में सुगमता के लिए कानूनों को सरल बनाना, व्यापार में सुगमता के लिए कानूनों को सरल बनाना ही जन विश्वास है, बस आप इतना याद रखिएगा। ये देखो जैसे यहाँ पे लिखा है कि जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन अधिनियम क्या है, यह कानून मूल रूप से व्यावसायिक सुगमता को बढ़ाने के लिए लाया गया था, यानी व्यवसाय में सुगमता बनानी है बस। आगे देखेंगे, ये ध्यान रखना है कि खाद्य सुरक्षा मानक कानून 2006, फसाई एक्ट जो 2006 के तहत जब्त की गई जो वस्तुओं को साथ छेड़छाड़ करने पर मिलने वाली न्यूनतम कारावास की अवधि क्या है, तो ये न्यूनतम कारावास की अवधि अब 3 माह कर दी गई है, तो बस ये याद रखना है, ये सीधा याद रखना है कि क्या है, फसाई एक्ट के तहत जो अगर कोई भी वस्तु के साथ जब्त की गई कोई वस्तु है उसके साथ अगर छेड़छाड़ की गई है तो मिलने वाली जो सजा होगी वो 3 माह कर दी गई है। अब ये किस रिलेटेड, नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर से रिलेटेड है, उसकी 10वीं मीटिंग की गई, तो नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर से रिलेटेड ये आर्टिकल आया। अब इसमें क्या देखना है हमें कि इसकी 10वीं ये बैठक थी, ठीक है। आगे मादक पदार्थ नियंत्रण पर विजन डॉक्यूमेंट निकाला गया है, इसका लक्ष्य है 2026 से 2029 तक, ठीक है, इतना देखें। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने पर क्या देखेंगे कि जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है ये क्या है, भारत का प्रमुख नोडल ड्रग कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसी है, इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। आगे देखेंगे कि यह कानून किसी व्यक्ति द्वारा किसी स्वापक औषधि यानी नारकोटिक ड्रग या मना प्रभावी पदार्थ साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के उत्पादन, निर्माण, स्वामित्व, बिक्री, खरीद, परिवहन सब पर क्या लगाता है, प्रतिबंध लगाता है। ये हो गया। आगे क्या देखेंगे कि यह 4 स्तरीय समन्वय तंत्र पर काम करता है, यानी शीर्ष स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, उप जिला स्तर पर, 4 स्तरीय समन्वय तंत्र पर काम करता है। अब एक दो चीजें और हैं, जैसे टर्म है गोल्डन क्रेसेंट, गोल्डन क्रेसेंट, तो गोल्डन क्रेसेंट में कौन कौन से देश शामिल है, तो ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान शामिल हैं। गोल्डन ट्रायंगल में कौन सा शामिल है, तो म्यांमार, लाओस और थाईलैंड शामिल है। तो ये याद रखेंगे कि गोल्डन क्रेसेंट में कौन कौन से देश हैं, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, और गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन से हैं, तो म्यांमार, लाओस और थाईलैंड है। अब देखेंगे कि एक क्वेश्चन कैसे सेट किया गया है, क्वेश्चन बनाया गया कि जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है ये रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, गलत। तीसरा गलत, जैसे तीसरा काटेंगे तो हम उत्तर निकाल लेंगे सीधा, पर इसके बावजूद भी हम दूसरे 2 स्टेटमेंट और पढ़ने के देखते हैं कि जो एमसीओआरडी है, तंत्र स्थापना मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए बनाया गया, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब जो डॉक्यूमेंट विजन डॉक्यूमेंट निकाला गया 2026 से 2029 तक है, बिल्कुल सही है। अब क्या कह रहा है, केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा किस शहर में एनसीओआरडी की बैठक की गई, तो भैया नई दिल्ली में की गई। अब क्या कह रहा है कि एएनटीएफ का पूरा फुल फॉर्म बताओ, तो एएनटीएफ का फुल फॉर्म है एंटी नार्को टास्क फोर्स, तो एएनटीएफ का पूर्ण रूप क्या है, एंटी नार्को टास्क फोर्स। आगे देखेंगे, जो मैं मेंस के क्वेश्चन आपको स्किप करा दे रहा हूँ, ये पीडीएफ आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। अब ये क्वेश्चन में अगर डिस्कस करने गए तो ये वीडियो लगभग 3-4 घंटे का बन जाएगा, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। आप उद्देश्य का ये क्वेश्चन आप जहाँ पर आप अपनी नोटबुक होगी मेंस की, आप वहाँ पर नोट करके रखिएगा,
मैं ये सारे क्वेश्चन आपको 60 वीडियो में ज़रूर कराऊँगा, यानी 2 से ढाई मिनट के अंदर इन क्वेश्चन का सिनॉप्सिस बनवाऊँगा। आप उनको देख कर के आप अपने जो आपने क्वेश्चन लिखा होगा, तो आप मिला लीजिएगा कि ये पॉइंट लिखे गए हैं। पर अगर नहीं लिखा होगा, तो वहीं पर आप सिनॉप्सिस लिख लीजिएगा। अब क्या किया गया है कि शिवराज सिंह चौहान ने पहली बार क्या किया, 2829 जून को राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन किया है नई दिल्ली में। तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो दिल्ली में किया गया है। अब क्या देखो, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 2026 28 और 29 जून का आयोजित हुआ है, ठीक है। कहाँ किया गया है, नई दिल्ली में किया गया है। थीम क्या है इसकी, विकसित ग्राम विकसित भारत, 2047 तक का लक्ष्य, ठीक है। अब क्या 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 इसकी विशेषता क्या है, पहली बार देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री एक साझा मंच पर उपस्थित हुए हैं। आगे देखेंगे कि जो 73वां संविधान संशोधन है 1992 का, इसमें क्या कहा गया है कि भारत में ग्रामीण विकास की धुरी पंचायती राज संस्थाएं हैं, इसीलिए 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की गई। इसी में क्या किया गया, 73वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन से जुड़े 29 विषय शामिल हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है। आगे क्या याद रखना है, सहकारी संघवाद से रिलेटेड कि संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत क्या किया गया है कि ये राज्य सूची का एक विषय सहकारी संघवाद, और इसमें क्या किया गया है कि समवर्ती सूची का विषय, सॉरी, जो सहकारी संघवाद है एक समवर्ती सूची का विषय है, जबकि कृषि और भूमि जो है ये राज्य सूची का विषय है। यानी कृषि और लैंड किसमें आता है, राज्य सूची में, जबकि सहकारी संघवाद किसका विषय है, तो ये 7वीं अनुसूची के तहत समवर्ती सूची का विषय है। अब ये देखेंगे कि जून 2026 में विकसित ग्राम विकसित भारत के थीम पर पहला राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, नई दिल्ली में। और जो लखपति दीदी पहल है, इसका उद्देश्य क्या है, ये आप पहले ही पढ़ चुके हो करंट में, क्योंकि 2-3 साल पुरानी न्यूज चल रही। तो लखपति दीदी का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण करना। ये पुरानी न्यूज, इसके लिए ज़्यादा समय हम देंगे नहीं। अब यहाँ पर राष्ट्रीय क्वांटम प्रौद्योगिकी से रिलेटेड और राष्ट्रीय क्वांटम मिशन से रिलेटेड कुछ आर्टिकल पब्लिश हुआ। अब देखें क्या क्या पब्लिश हुआ। जैसे राष्ट्रीय क्वांटम मिशन क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई, 2023 में। कल आपको पढ़ाया था मैंने, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की शुरुआत कब हुई, वर्ष 2023 में हुई है। अब मिशन ने अपने शुरू होने के मात्र 3 वर्षों के भीतर अपने लक्षित परिणामों से आधी से अधिक लक्ष्य हासिल कर लिए हैं, 3 वर्ष के भीतर ही लक्ष्य हासिल कर लिए हैं। आगे देखेंगे कुछ शब्दावली है, जैसे राष्ट्रीय क्वांटम मिशन पहले पता है अप्रैल 2023 में शुरू हुआ। अब किस मंत्रालय के द्वारा, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। और क्या कह रहा है, क्वांटम कंप्यूटर का सिद्धांत क्या है, पारंपरिक कंप्यूटर बिट्स जो 0 और 1 पर काम करते थे, उनके जगह पर ये किस पे काम करते हैं, क्यूबिट्स पर काम करते हैं। और एक दो टर्म है, जैसे एक टर्म है सुपर पोजिशन क्या है, एक टर्म है एंटेंगलमेंट क्या है। एंटेंगलमेंट क्या है और सुपर पोजिशन क्या है, तो सुपर पोजिशन क्या है कि एक ही समय में 0 और 1 दोनों अवस्थाओं में होना। पहले क्या था, या तो 0 में होगा या 1 में होगा। अब क्या है, 0 और 1 में एक ही समय पे हुआ जा सकता है, इसी को क्या कहते हैं, सुपर पोजिशन। वैसे एंटेंगलमेंट क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं दो क्यूबिट्स आपस में इस तरह जुड़े होते हैं कि जब एक में परिवर्तन किया जाता है तो दूसरे की स्थिति स्वतः ही बदल जाए, तो उसको क्या कहते हैं, एंटेंगलमेंट कहते हैं, ठीक है। ऐसे एक टर्म है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है, यह एक सुरक्षित संचार पद्धति है जो क्वांटम भौतिकी के सिद्धांतों पर क्रिप्टोग्राफिक कुंजियों का साझा करती है। बस याद रखना है क्या है, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन ये एक संचार पद्धति है और क्वांटम भौतिकी के सिद्धांत पर कार्य करती है। अब देखेंगे राष्ट्रीय क्वांटम मिशन से रिलेटेड क्वेश्चन क्या कह रहा है, शुरुआत 2023 में, बिल्कुल सही बात है। क्वांटम संचार के तहत विकसित कार्य प्रणाली में प्राथमिक अनुप्रयोग साइबर सुरक्षा, हाँ साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए तो शुरू किया जा रहा है। तो पारंपरिक कंप्यूटरों के विपरीत जो क्यूबिट्स का उपयोग करते हैं, क्वांटम कंप्यूटर पूरी तरह बाइनरी 0 और 1 की अवस्थाओं पर निर्भर करते हैं, बिल्कुल सही बात नहीं है भाई। जो पारंपरिक कंप्यूटर है वो क्यूबिट्स का उपयोग कहाँ करते हैं, पारंपरिक कंप्यूटर तो 0 और 1 पे काम करते हैं, जो कि क्वांटम कंप्यूटर है ये क्यूबिट्स पे काम करते हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो पहला और दूसरा सही बचेगा। आगे देखेंगे कि जो राष्ट्रीय क्वांटम मिशन है किस वर्ष शुरू किया गया, तो 2023 में शुरू किया गया है। अब क्वांटम कंप्यूटरों की गति और प्रसंस्करण क्षमता भौतिकी के किन दो सिद्धांतों पर आधारित है, तो सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट पर आधारित है। अब नशा मुक्त भारत सप्ताह 2026, इससे रिलेटेड प्रेस विज्ञप्ति निकली। तो जो नशा मुक्त भारत सप्ताह 2026 है कब से मनाया गया 17 जून से 26 जून तक। एक चीज़ याद रखनी है, कहाँ से, 17 जून से 26 जून तक मनाया गया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो क्या चीज़ें मिलेंगी कि जो नशा मुक्त भारत अभियान है इसकी शुरुआत कब हुई थी, 15 अगस्त 2020 को हुई थी, और किस मंत्रालय के तहत, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। ये याद रखेंगे। जो संविधान का अनुच्छेद 47 यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो अनुच्छेद 47 वो क्या कहता है, वो कहता है कि राज्य लोगों के पोषण स्तर, जीवन स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयास करेगा। अब इसी के तहत स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पेय मादक पदार्थों के सेवन पर प्रतिषेध लगाने का प्रयास राज्य द्वारा किया जाएगा, ठीक है।
अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून को क्या मनाते हैं? नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं, याद रखेंगे। क्या कह रहे हैं? नशा मुक्त भारत अभियान के बारे में नशा मुक्त भारत सप्ताह के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार करना है, ठीक है। भारत में मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने और जन जागरूकता अभियानों के समन्वय के लिए केंद्रीय सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय, बिल्कुल सही बात है, यही मंत्रालय है। आगे क्या कहता है? अनुच्छेद 47 क्या कहता है? मादक पदार्थों के सेवन प्रतिबंध, ठीक है, सही है। नशा मुक्त भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य तो केवल सीमा पार से होने वाले मादक पदार्थों की तस्करी नहीं भैया, केवल नहीं होता, केवल शब्द जहाँ भी लग जाता है लगभग गलत होता है, क्योंकि मादक पदार्थ चाहे बाहर से हैं या अंदर से हैं, नुकसान तो उतना ही कर रहे हैं। तो इसलिए तीसरा स्टेटमेंट कट जाएगा और पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही होगा। आगे देखेंगे कि जो ये नशा मुक्त भारत सप्ताह मनाया गया है कि मादक पदार्थ विरोधी में नेतृत्व किया गया है, यानी जो ये नशा मुक्त भारत सप्ताह के दौरान किस सांस्कृतिक शहर में मादक पदार्थ विरोधी जन जागरूकता कार्यक्रम किया गया है? तो वह हरिद्वार। आगे देखेंगे कि नशा मुक्त भारत सप्ताह कब समाप्त हुआ है? तो 26 जून को समाप्त हुआ है, 17 को शुरू हुआ था, ठीक है। आगे देखेंगे कि अभी एससीओ की वीमेंस फोरम हुई, एससीओ वीमेंस फोरम आयोजित किया गया। अब इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हमारी जानकारी के लिए हैं, ये आयोजन हुआ है अभी, तो इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि जो एससीओ संगठन है इसके बारे में देख लें। तो एससीओ संगठन की स्थापना कब हुई? 2001 में हुई। कहाँ हुई थी? संघाई में हुई थी पहली। ये सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है, ये स्टैटिक का है और ये सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि एससीओ के बारे में जानेंगे तभी हम एससीओ वुमेन्स फोरम के बारे में समझ पाएंगे। तो एससीओ की स्थापना कब होती है? 2001 में होती है। कहाँ होती है? संघाई में होती है। आगे अब इसमें पहले संघाई 5 के नाम से जो 5 देश जुड़े थे वो कौन कौन से थे? तो चीन था, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान, ये 5 देश जुड़े। इसके बाद में इसमें उज्बेकिस्तान के जुड़ने से इसका नाम क्या कर दिया गया? एससीओ कर दिया गया। अब भारत और पाकिस्तान इसमें कब शामिल हुए? 2017 में शामिल हुए। कहाँ? अस्थाना में, जो कजाकिस्तान, कहाँ अस्थाना कहाँ है? अस्थाना है कजाकिस्तान में। उसके सम्मेलन के दौरान भारत और पाकिस्तान पूर्ण सदस्य बने। कब बने? 2017 में बने। तब इसके सदस्य कौन कौन है याद रखना है, जैसे चीन है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रूस है, तजाकिस्तान है और क्या है? भारत है, पाकिस्तान है, ठीक है। अब इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बीजिंग चीन में है, ठीक है। अब इससे संबंधित एक संस्था है आरएटीएस, रैट्स इसको कहते हैं। इसको क्या फुल फॉर्म है? रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। या एससीओ का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और स्थायी अंग है जो आतंकवाद के विरुद्ध काम करता है, ठीक है। अब इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ताशकंद, उज्बेकिस्तान में। तो याद रखना कि रैट्स का मुख्यालय कहाँ है? ताशकंद, उज्बेकिस्तान में। ये काम किससे रिलेटेड करता है? काम किससे? आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से रिलेटेड काम करता है। जो किर्गिज गणराज्य किर्गिस्तान, इसकी राजधानी क्या है? याद रखना, इसकी राजधानी है बिश्केक, और यहीं पे क्या हुआ है? वीमेंस फोरम आयोजित हुआ है। आगे देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन, जैसे महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति वैश्विक प्रतिबद्धता को दोहराने के लिए एससीओ वुमेन्स फोरम 2026 का आयोजन किस देश के बिश्केक शहर में हुआ? तो भैया कौन सा देश है? किर्गिज गणराज्य, यानी किर्गिस्तान का शहर कौन सा है? बिश्केक। वो शहर भी पूछा जा सकता है, देश की जगह शहर भी पूछ सकता है, तो बिश्केक याद रखना है। अब जो एससीओ वुमेन्स फोरम है, इसमें आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत में स्वयं सहायता समूह के मदद से कितनी महिलाएं लखपति दीदी में शामिल? लखपति दीदी में लगभग 30 लाख से अधिक शामिल। ये कोई जरूरी क्वेश्चन नहीं है, आप इसको छोड़ दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। एमएसएमई से रिलेटेड एक आर्टिकल पब्लिश किया गया है। अब उसमें सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या है कि भारत से होने वाले कुल निर्यात में एमएसएमई क्षेत्र का हिस्सा कितना है? लगभग 49% है, 48.58% है, लेकिन आप याद रखेंगे कि लगभग 50% के आसपास का हिस्सा किसका है? एमएसएमई क्षेत्र का है, ठीक है। क्या कह रहा है कि भारत की जीडीपी में इसका योगदान लगभग 31.1% है, यानी 31% योगदान जीडीपी में है एमएसएमई सेक्टर का। और क्या कहता है कि जो एक्सपोर्ट में इसका आयात कितना है, हिस्सा कितना है? 49% के आसपास। अब एमएसएमई की परिभाषाएं बदली गई थी, लगभग 1.5 साल हो गए, 2 साल। अब जो आयत कर रखेंगे कि एमएसएमई में जो माइक्रो इंटरप्राइजेज है उसमें क्या कहता है? उसमें कहता है कि 2.5 करोड़ तक का निवेश होना चाहिए और 10 करोड़ तक का टर्नओवर होना चाहिए। वैसे स्मॉल इंटरप्राइजेज जो है, यानी लघु उद्योग जो है, उनके लिए 25 करोड़ का निवेश होना चाहिए और 100 करोड़ का क्या होना चाहिए? टर्नओवर होना चाहिए। उसी तरह मीडियम के लिए क्या है? 125 करोड़ का निवेश और 500 करोड़ का टर्नओवर। याद कैसे रखेंगे आप? एक तरफ लिख लेंगे 2.5, एक तरफ लिख लेंगे 10, आपको इतना याद रखना है। तो इसमें क्या करना है? अब यहाँ पे 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। यहाँ 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100। अब यहाँ पे 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 125। यहाँ पे 5 से गुणा करेंगे तो क्या याद रखना? पहली बार में 10 यानी 2:1 में बढ़ता है ये। तो इसे याद रखना है कि पहले में पहला क्या है? पहला है माइक्रो माइक्रो इंटरप्राइजेज में क्या है? 2.5 करोड़ का निवेश हो, 10 करोड़ का टर्नओवर हो। स्मॉल में क्या है? 25 करोड़ का निवेश हो, 100 करोड़ का टर्नओवर हो। और मीडियम में क्या है? 125 करोड़ का निवेश, 500 करोड़ का टर्नओवर। याद रखेंगे, ठीक है। आगे क्या याद रखेंगे कि सीजीटीएमएसी, ये जो एक संस्था है, ये क्या करती है? ऋण की गारंटी लेती है। तो ये गारंटी कवरेज बढ़ाया गया है। क्या बढ़ाया गया? 5 करोड़ से बढ़ा करके 10 करोड़ कर दिया गया है।
ये याद रखना है। 5 करोड़ से बढ़ा के कितना किया गया है? 10 करोड़ कर दिया गया है। अब एक पोर्टल है एमएसएमई समाधान पोर्टल। ये क्या करता है? ये जो विलंबित भुगतान होते हैं, उनका निवारण के लिए बनाया गया है। आगे आगे देखेंगे कि दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक है। पुस्तक क्या है? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसकी है? दादा भाई नौरोजी की है। और इसमें उन्होंने क्या बताया था? इसमें धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था। और क्योंकि जो भारत था वो पहले अंग्रेजों के समय में लघु एवं कुटीर उद्योगों पे, हस्तशिल्प के उद्योग थे, कुटीर उद्योग थे, इन्हीं पे पूरी तरह से बेस्ड अर्थव्यवस्था थी। तो दादा भाई नौरोजी ने ये पुस्तक लिखी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें उन्होंने क्या समझाया कि कैसे अंग्रेजों ने ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी एक अपनाई। क्या बनाया उन्होंने? उन्होंने कहा कि भारत को कैसे उन्होंने कच्चे माल का पूरी तरह से निर्यातक बना दिया है और तैयार माल का आयातक बना दिया है। तो इस पुस्तक में उन्होंने समझाया। आगे देखेंगे कि क्या चीज़ है। ये क्वेश्चन आप देखिएगा कि एमएसएमई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहे हैं? भारत के कुल निर्यात में एमएसएमई सेक्टर का योगदान कितना है? 45% से अधिक है। तो बिल्कुल सही बात है। लगभग कितना था भैया? 48% था। 49 के पास 45 से तो अधिक ही है। अब क्या कह रहा है? जो इसकी नई परिभाषाएं बनाई गई हैं, उसमें क्या कहा गया है कि मध्यम उद्यम के लिए वार्षिक टर्नओवर 500 करोड़ है। तो कौन कौन से उद्यम थे? मैंने बताया, सूक्ष्म, लघु और मध्यम। तो वार्षिक टर्नओवर कितना है? 5 करोड़। तो बिल्कुल सही बात है, 500 करोड़ है भैया। आगे देखेंगे कि जो फंड बताया था सीजीटी एमएसएमई, इसके तहत क्या किया गया है? सीमा बढ़ा करके 5 करोड़ से 10 करोड़ कर दी गई। तो ये भी सही बात है। तो सारे सही है। आगे देखेंगे कि जो एमएसएमई दिवस है कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 27 जून को। तो 27 जून को क्या मनाते हैं? एमएसएमई दिवस मनाते हैं। आगे देखेंगे कि जो एमएसएमई समाधान पोर्टल है, ये क्या करता है? ये क्या करता है कि जो विलंबित भुगतान है उनके विवादों से संबंधित है। ठीक है। आगे देखेंगे पीएम विश्वकर्मा योजना। तो पीएम विश्वकर्मा योजना किस लिए बनाई गई थी? तो 18 पारंपरिक ट्रेड में लगे, यानी 18 पारंपरिक कुशल व्यवसायी थे। तो 18 थे। कितने क्षेत्रों में दी गई पीएम विश्वकर्मा योजना? तो 18 क्षेत्रक में डायरेक्ट, बस इतना याद रखें कि 18 क्षेत्रक है। ऐसी एक योजना एस्पायर। अब इसका पूरा नाम क्या है? इसका नाम है नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता के संवर्धन के लिए एक योजना। यह काम क्या करती है? ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका और कौशल विकास को बढ़ावा देती है। ऐसे एक स्कीम है एमएसएमई चैंपियन स्कीम। यह क्या करती है? उद्योगों को आधुनिक, टिकाऊ और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए 3 स्तंभों पर काम करती है। आगे देखेंगे कुछ जैसे आगे बढ़ेंगे तो आगे हमें कुछ चीज़ें और देखना है। जैसे एस्पायर योजना। तो एस्पायर योजना का मुख्य ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के लिए इनके माध्यम से नवाचार, ग्रामीण उद्योगिता को बढ़ाना है। ठीक है। एस्पायर के बारे में भी पढ़ा था, वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए काम करेगी। एमएसएमई संबंध पोर्टल का उद्देश्य क्या है? यह प्राथमिक उद्देश्य केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा एमएसएमई क्षेत्र में की जाने वाली अनिवार्य खरीद की वास्तविक समय पर निगरानी सुनिश्चित करना। यह भी सही बात है। खैर एसआरआई फंड के बारे में मैंने नहीं पढ़ा है आपको, इसलिए क्वेश्चन को अभी नहीं कर पाएंगे आप। लेकिन फिर भी आप ध्यान दे लीजिए कि एसआरआई फंड जो है, ये क्या है? एसआरआई फंड एक फंड ऑफ फंड से इक्विटी पूंजी पहल है, जबकि बिना जमानत के ऋण गारंटी का काम सीजीटी एमएसएमई द्वारा किया जाता है। यानी सीजीटी एमएसएमई जो करती है वो 5 से 10 करोड़ का, 5 करोड़ था पहले, अब उसको 10 करोड़ बढ़ा करके क्या कर दिया गया है? बीमा की गारंटी कर दी गई। उसके लिए वो कोलेट्रल नहीं रखती है। लेकिन यह काम एसआरआई फंड नहीं करता है, बस ये याद रखना है। ये काम कौन करता है? सीजीटी एमएसएमई। आगे देखेंगे कि पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत निर्धारित 4 वर्षों में 30 लाख लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए लक्ष्य कितने वर्षों में सफलतापूर्वक प्राप्त करती है? ये तो 2 ही वर्ष में पूरा हो गया है। ये सारे क्वेश्चन आप स्टैटिक के जो करंट अफेयर्स के मैगजीन पढ़ते हैं मंथली, वहां से लिए गए हैं। ये नहीं कि ये क्वेश्चन इसी आप अभी मुझसे कर दें कि ये क्वेश्चन सर इसमें से नहीं मिल रहे हैं डायरेक्ट, कि जो आप आर्टिकल पढ़ा रहे हैं वहां से नहीं। तो ये क्वेश्चन भैया बहुत पुरानी स्कीम है। पीएम विश्वकर्मा स्कीम बहुत पुरानी हो गई है, लगभग 2-3 साल से चल रही। अब इस स्कीम से रिलेटेड जो स्टैटिक का कोई क्वेश्चन है, तो मैंने मैगजीन से क्वेश्चन निकाल के आपके लिए सेट कर दिया, ताकि आपको वो चीज़ें याद हो सके जो सीधे पेपर में फंस सके। क्या कहता है? 2026-27 के बजट में सूक्ष्म और छोटे उद्यमों को इक्विटी सहायता देने के लिए आत्मनिर्भर भारत एसआरआई फंड के लिए कितनी अतिरिक्त राशि आवंटित की गई? तो 2000 करोड़ अतिरिक्त राशि आवंटित की गई है। एक योजना है स्फूर्ति, किससे? पारंपरिक उद्योगों को पुनरुत्थान है, तो धन कोष योजना है। उसका नाम क्या है? स्फूर्ति नाम है। ये कहते हैं पारंपरिक शिल्पकार जो है उनके पास आधुनिक उपकरणों की कमी है और उनकी बाजार लिंकेज भी नहीं है। इसके लिए योजना काम करती है। और ये योजना विश्व बैंक द्वारा समर्थित है। तो याद रखना है, कभी पूछ ले कि ये योजना किसके द्वारा समर्थित है, तो उसमें लिख दे आईएमएफ या एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो नहीं, किसके द्वारा समर्थित है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा।
मैं जब पढ़ाता हूँ तो आपको साथ में ये बताता हूँ कि हाँ, वर्ल्ड बैंक के है तो इसके साथ बताता हूँ एडीबी से नहीं है, आईएमएफ से नहीं है। तो आप जब पढ़िए ना तब आप ये भी काम करिए कि जैसे आप पढ़ें स्फूर्ति योजना, तो आप क्या पढ़ेंगे कि ये वर्ल्ड बैंक से समर्थित है, तो साथ में आप अपने ही मन में कल है कि हाँ, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक से समर्थित नहीं है, ये आईएमएफ से समर्थित नहीं है, तो आपकी चीज़ें क्या होंगी बहुत लंबे समय तक माइंड में सेफ हो जाएँगी। अब उसका फ़ायदा क्या पाएँगे, जब आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन कर रहे होंगे वहाँ पे डायरेक्ट स्टेटमेंट मिल गया वर्ल्ड बैंक, तो आप तुरंत पढ़ा है तो आप कर ले जाएँगे, पर आपको वहाँ मिल गया मान लो आईएमएफ, तो आपका तुरंत दिमाग काम करेगा यार मैंने पढ़ा था ऐसा कि हाँ, आईएमएफ से रिलेटेड नहीं है। भले ही ये ना याद आए कि वर्ल्ड बैंक से है, पर आईएमएफ से रिलेटेड नहीं इसलिए आप क्वेश्चन उसको काट के सही आंसर निकाल पाएँगे। आगे देखेंगे कुछ चीज़ें जैसे एक ये क्वेश्चन मैंने लाया मैगजीन से, क्या कहा कि माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस क्लस्टर विकास कार्यक्रम यानी एमएसई सीडीपीए के तहत विकसित किया जा रहा है, एक सीएफसी विकसित किया जा रहा है। सीएफसी का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है कॉमन फैसिलिटी सेंटर। ऐसे ही सीएफसी इसलिए पूछा क्योंकि हम कभी कभी देखते हैं ना कि सीएससी होता है कि जन सेवा केंद्र को कहते हैं कॉमन सर्विस सेंटर, तो उसी तरह से क्या है सीएफसी, सीएफसी का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स, ये याद रखना है बस। अब ये देखो स्पायर योजना के बारे में सवाल, तो क्या याद रखना कि इस योजना की शुरुआत स्पायर योजना के उद्देश्य कब हुई, 2015 में हुई, ठीक है। अब एक इस पे ग्रामीण और कृषि आधारित क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देगी, बिल्कुल सही बात है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए स्पायर थी, तो हमें याद रहेगा कि स्पायर किससे रिलेटेड थी, ग्रामीण क्षेत्र से। अब अगला स्टेटमेंट अगर देखेंगे तो अगला स्टेटमेंट क्या मिलेगा, सुचारू क्रियान्वयन के लिए स्कीम स्टीयरिंग कमेटी मेंटर संस्थान और होस्ट संस्थान का एक त्रिस्तरीय ढांचा काम करता है, यानी एस्पायर में क्या होता है, एस्पायर स्कीम जो है त्रिस्तरीय ढांचा पे काम करती है, तो ये बात सही है। तो याद रखना कि एस्पायर स्कीम 2015 में शुरू हुई थी, ग्रामीण क्षेत्र से रिलेटेड है और त्रिस्तरीय ढांचा पे काम करती है। आगे देखेंगे एस्पायर का पूरा नाम, आविष्कार का पूरा नाम स्कीम फॉर प्रमोशन यानी नवाचार इनोवेशन, नवाचार रूरल ग्रामीण क्षेत्र से रिलेटेड है, एंड एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता को बढ़ावा देगी, तो नवाचार ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देगी। ये क्वेश्चन 1 साल पुराना लगभग है और ये क्वेश्चन 2-3 एग्जाम में पूछा जा चुका है। जैसे क्या पूछा गया कि जून 2026 तक, तब क्या आंकड़े आए थे, तब इसके आंकड़े थे जब पूछा गया था तो था दिसंबर 2025 तक। तो जून 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार देश के 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल कितने आजीविका व्यवसाय इंक्यूबेटर्स यानी एलबीआईस की मंजूरी दी जा चुकी है, तो 109 की मंजूरी दी जा चुकी है, ये याद रखना है हमें, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो इसके डेटा आए हैं तो हो सकता है क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दिया जाए। अब ग्रीन यूरिया से रिलेटेड एक आर्टिकल पब्लिश किया गया है, हमें क्या देखना है, ग्रीन यूरिया से रिलेटेड एक आर्टिकल आया है, उसमें क्या दिखाना है कि जो ग्रीन यूरिया है पारंपरिक यूरिया उत्पादन में अमोनिया बनाने के लिए जीवाश्म ईंधन का उपयोग होता है, ठीक है। जो पारंपरिक यूरिया बनाते हैं उसमें क्या करते हैं अमोनिया बनाते हैं जब, तो उसमें क्या करते हैं जीवाश्म ईंधन का उपयोग करते हैं। अब इसके पर जो ग्रीन यूरिया बनाई जाती है तो ग्रीन हाइड्रोजन के द्वारा बनाई जाएगी। अब क्या किया जाएगा, जो ग्रीन यूरिया बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को आवश्यकता होगी, ठीक है। क्या कहता है भारत हर साल लगभग 1 करोड़ मीट्रिक टन यूरिया का आयात करता है। अब इसके आधार पर पुदिमाडाका में 150 टीपीडी पायलट प्लांट लगाया गया है। पुदिमाका कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है, यानी पुदिमाडाका में क्या है 150 टन प्रतिदिन ग्रीन यूरिया पायलट प्लांट को मंजूरी दी गई है। वहाँ पे क्या 150 टन प्रतिदिन ग्रीन यूरिया बनाई जाएगी, कहाँ पे पुदिमाडाका में, पुदिमाडाका कहाँ है आंध्रा में है, तो कभी ग्रीन यूरिया से रिलेटेड स्थान याद रखना है पुदिमाडाका आंध्र प्रदेश। आगे देखेंगे कि जो भारत में बड़े पैमाने पर रासायनिक उर्वरक उद्योग की शुरुआत हुई वो स्वतंत्रता के बाद 1951 में सिंदरी झारखंड में पहला फर्टिलाइजर प्लांट लगा, यानी पहला फर्टिलाइजर प्लांट भारत में कहाँ लगा, तो लगा है सिंदरी झारखंड 1951 में। अमोनिया किस विधि से बनाया जाता है, तो फाइबर बास प्रक्रिया से अमोनिया बनाई जाएगी, देखा औद्योगिक स्तर पर यूरिया बनाने के लिए पहले अमोनिया बनाई जाती है, तो हैबरबास प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। आगे देखेंगे कि भारत नेट जीरो का लक्ष्य कब तक है, भारत का 2070 तक है, और राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में मील का पत्थर है। यानी अगर भारत को राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के साथ साथ नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करना है तो दोनों को लेकर साथ साथ चलना होगा। आगे देखेंगे कि ग्रीन यूरिया से रिलेटेड क्या क्वेश्चन है, तो ग्रीन यूरिया के उत्पादन में अमोनिया के संश्लेषण के लिए जीवाश्म ईंधन के बजाय नवीकरणीय ऊर्जा से उत्पादित बिल्कुल सही बात है भैया, ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग किया जाएगा ग्रीन यूरिया बनानी है तो। आगे क्या करें कि यूरिया के अंतिम निर्माण चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की कोई आवश्यकता नहीं होती है, जिससे शून्य कार्बन प्रक्रिया बन जाती है। गलत है भैया, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि सीओटी की आवश्यकता होती है, आपको अभी पढ़ाया था तो बताया था कि इसमें ग्रीन यूरिया बनाने में सीओ कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, सीधा स्टेटमेंट है क्वेश्चन में मिला आपको।
ठीक है। तो आंध्र प्रदेश के पुदीमाका में 150 टीडी का प्लांट लगाया गया है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। फिर है, भारत सरकार द्वारा ग्रीन यूरिया उत्पादन को आर्थिक रूप से व्यवहारिक बनाने के लिए बाध्यकारी निश्चित समझौते के माध्यम कितने वर्षों की अवधि के लिए लाभ सुनिश्चित करने की रूपरेखा तैयार की गई? तो याद रखना है 10 वर्ष के लिए तैयार की गई है। अब क्या कह रहे हैं, ग्रीन यूरिया प्लांट की स्थापना है तो बेंचमार्क पुदमाका में जो 150 रेडी पायलट प्लांट किस संस्था द्वारा विकसित किया गया? तो एनटीपीसी के द्वारा विकसित किया गया है। यहाँ पे इफको का नाम अगर मिले तो नहीं मानना है, एनटीपीसी मानना है, ठीक है। और जो पुदीमाडा का ग्रीन यूरिया प्लांट है किस शहर में, किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में है। ये थे आज के आर्टिकल दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको पीआईबी के जो आज के मैं अपडेट पढ़ाया हूँ, इससे आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन होगी, जो क्वेश्चन बेस्ड अप्रोच मैं लेके आया हूँ आपके लिए, इसका आपको लाभ मिलेगा एग्जाम में। और क्योंकि मैं पहले अगर सीधा आर्टिकल पढ़ाऊँ और निकल जाऊँ तो उसका फ़ायदा क्या होगा, आपको सारी चीज़ों के नोट्स खुद बनाने पड़ेंगे, उसके क्वेश्चन आपको खुद से कोशिश करनी पड़ेगी, कैसा पूछा जा सकता है वो, कोई मैं अभी वो काम क्या है मैं खुद कर रहा हूँ। तो आपके लिए क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ कि सीधा क्वेश्चन जैसे पूछा जा सकता है कि पुदीमा डाका ग्रीन यूरिया प्लांट का किस राज्य में लगाया गया? तो आंध्र प्रदेश में लगाया गया है। तो ये चीज़ें आप डायरेक्ट एग्जाम में कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप इस सीरीज का अच्छा आनंद ले रहे होंगे। जुड़े रहिएगा पीआईबी की सीरीज के साथ डेली अपडेटेड, क्योंकि पीआईबी में दिक्कत क्या है, बहुत सारे प्रेस विज्ञप्तियां एक साथ आ जाती हैं, तो कभी कभी एक एक दिन में 50 प्रेस विज्ञप्तियां आ जाती हैं। जैसे एक एक मंत्रालय ने 5 5 प्रेस विज्ञप्तियां निकाल दी। अब ये 50 आर्टिकल आप पढ़ेंगे तो आप कम से कम देंगे इसमें 3 से 4 घंटे। तो वो 3 से 4 घंटे का काम मैं आपके लिए लगभग 40 से 45 मिनट में करने की कोशिश कर रहा हूँ।